Hello everyone. Hello. हेलो सर। नमस्कार, आदाब, श्रीकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। संडे की सुबह बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। करवा चौथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। और साथ ही साथ आज शाम को इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी है, तो काफी लोग देखेंगे शायद। जी, तो कोई ऐसा जिसने व्रत रखा हो? एनीवन? कोई है? मुझे लगता है जिन्होंने व्रत रखा वो तो आए नहीं, है ना? चलो शुरू करते हैं। सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे यार, है ना? सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे थे, तो उस बात को कंप्लीट करते हैं। हम ये कह रहे थे कि सैटेलाइट जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है किसी एक पर्टिकुलर रेडियस, ऑर्बिटल वेलोसिटी, और ये ऑर्बिट का रेडियस होता है, उसका खुद का मास स्मॉल m होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? √Gm/r। इसमें 2 नहीं आता, है ना? 2 नहीं आता इसमें। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था? 2πr डिवाइडेड बाई v0। इसको डिवाइड किया था हमने, तो ऊपर बन गया था 2πr⁻³ और नीचे बन गया था √Gm। यही बना था, याद आ रहा है? ठीक है ना, ये टाइम पीरियड था। तो वेलोसिटी और टाइम पीरियड ये तो आ गए थे। उसके बाद हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, ½ m v0 का स्क्वायर, स्मॉल m v0 का स्क्वायर। तो v0 का स्क्वायर Gm/r, काइनेटिक एनर्जी Gmm/2r। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होती है बेटा, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, -Gmm/r। इसमें 2 नहीं आएगा। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये टाइम पीरियड, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये काइनेटिक एनर्जी और ये पोटेंशियल एनर्जी, 4 फॉर्मूले, ठीक है ना? अब आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैं ई भी डिफाइन कर रहा हूं, ये तो हम कर चुके हैं पहले। टोटल मैकेनिकल एनर्जी दैट इज किसका सम होगा बेटा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो Gmm/2r -Gmm/r, दोनों को ऐड करोगे बेटा तो -Gmm/2r बनेगा, -Gmm/2r। टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, टोटल एनर्जी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये मत समझना कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, वो बस टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, और वो भी इस वजह से आ रही है क्योंकि हमने इन्फिनिटी पे 0 मानी हुई है, ठीक है ना? तो हम लिखेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट revolving in an orbit is negative। कैसी है भैया? नेगेटिव है, दैट इज -Gmm/2r, ठीक है ना? टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो नेगेटिव है। ये सैटेलाइट अट्रैक्टेड है टूवर्ड्स द प्लेनेट, उस पर्टिकुलर प्लेनेट की तरफ अट्रैक्टेड है। फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। आज के बाद जब भी हम ग्रेविटेशन में बात करेंगे, नेगेटिव एनर्जी मीन्स the system is bound system।
आप ये सोचो, बाउंड सिस्टम क्या होता है? बाउंड मतलब जो बंधा हुआ हो, है ना, किसी चीज से बंधा हुआ हो। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो एक तरीके से बाउंड है, किसके अराउंड घूमने के लिए? अर्थ के अराउंड, यानी अर्थ के अराउंड घूमने के लिए बाउंड है। तो इस चैप्टर में आगे जब भी एनर्जी नेगेटिव आएगी, है ना, इस चैप्टर में क्या, आगे भी चैप्टर्स में हम यूज करेंगे, जब भी नेगेटिव एनर्जी आएगी दैट मींस द सिस्टम इज बाउंड। ये सेम चीज इलेक्ट्रॉन के साथ भी होती है, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है तो उसकी भी, इलेक्ट्रॉन की भी टोटल एनर्जी नेगेटिव ही आती है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव कहने का मतलब यही होता है कि भाई वो सिस्टम बाउंड सिस्टम है, उसके अराउंड घूम रहा है। अगर ये घूमना बंद कर दे, दूर चला जाए इससे, है ना, मतलब अर्थ से कोई फर्क ही ना पड़े इसको, तो उसको हम कहते हैं कि अनबाउंडेड सिस्टम है। ठीक है ना, इस सिस्टम को हम बाउंड सिस्टम कहते हैं, और अगर दूर चला जाए तो उसको हम कहते हैं अनबाउंडेड सिस्टम। लिखो फटाफट। करो करो करो। चलें जी, चलो यस सर। आगे चलते हैं। एक टर्म होती है बेटा बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि अभी हमने बाउंड सिस्टम की बात की है ना, तो एक बाइंडिंग एनर्जी की भी बात कर लेते हैं। ये क्या चीज होती है? द मिनिमम एनर्जी that must be given to satellite to unbound it from an orbit is called binding energy of that satellite। भाई ध्यान से सुनना, सैटेलाइट की जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जब वो किसी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, वो नेगेटिव होती है। नेगेटिव एनर्जी कहने का मतलब सिस्टम बाउंड सिस्टम होता है। हमने एक चीज पढ़ी थी, एस्केप स्पीड, कल पढ़ी थी, है ना। एस्केप स्पीड में याद करो, हमने ये कहा था, लिखना मत, वैसे ही बस याद करना आपको। हमने क्या कहा था, इधर से हम कुछ वेलोसिटी देते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, के फाइनल प्लस यू फाइनल। जब एस्केप स्पीड की डेरिवेशन करी थी, इन दोनों को जीरो रखा था। क्यू फाइनल तो इस वजह से जीरो रखा था कि इन्फिनिटी पे पहुंच गया, इन्फिनिटी पे पहुंच के पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। के फाइनल इस वजह से जीरो रखा था क्योंकि हमें जस्ट वहां पे पहुंचाना था इसको।
इससे ज्यादा वेलोसिटी नहीं देनी थी, तो दोनों का सम 0 था, ठीक है ना। फिर हमने कहा था कि भाई के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू 0 + 0, है ना। तो ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी ही तो थी, है ना। टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 होने का क्या मतलब है? देखो, नेगेटिव होने का मतलब ये है कि बाउंड हो गया सिस्टम, 0 होने का मतलब है अनबाउंड हो गया, ठीक है ना। अगर टोटल मैकेनिकल एनर्जी 0 आ जाए, इसका मतलब सिस्टम अनबाउंड हो गया, इन्फिनिटी पे चला गया। सिस्टम का इन्फिनिटी पे जाने का मतलब यह है कि आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं बचा। सैटेलाइट इन्फिनिटी पे चला गया और प्लेनेट बेचारा यहीं पे है, दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर दोनों में आपस में इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से, प्लेनेट और सैटेलाइट में अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की वजह से उन दोनों की आपस की एनर्जी नेगेटिव हो जाती है। जब इस सिस्टम को अनबाउंड कर देते हैं, सैटेलाइट दूर कहीं चला जाता है, तो मिनिमम एनर्जी 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती उस केस में। और अगर इससे भी, अगर एस्केप स्पीड से भी ज्यादा स्पीड दे दे हम, तो फिर टोटल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है। समझ पा रहे हो? अगर सिस्टम बाउंड है तो नेगेटिव एनर्जी, और अगर हमने मिनिमम कितनी एनर्जी दे दें जिसकी वजह से वो अनबाउंड हो जाए, वो बाइंडिंग एनर्जी, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी कितनी हो जाए? 0। 0 से भी ज्यादा करना चाहते हो, पॉजिटिव में करना चाहते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। अगर आप एस्केप स्पीड दोगे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी? 0। अगर एस्केप स्पीड से ज्यादा दोगे तो टोटल एनर्जी क्या होगी? पॉजिटिव। और अगर एस्केप स्पीड से कम है, इसका मतलब सिस्टम इन्फिनिटी पे नहीं जा पा रहा, इसका मतलब बाउंड सिस्टम है, तो उस टाइम पे टोटल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव होगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसीलिए अब टोटल एनर्जी नेगेटिव है ना, तो इतनी ही एनर्जी मुझे पॉजिटिव में इसको देनी पड़ेगी भाई, सैटेलाइट को। बोलो, जितनी भी टोटल एनर्जी है, ये देखो टोटल एनर्जी ई है ना, -gmm/2r। तो टोटल एनर्जी का नेगेटिव यानी कि प्लस में इतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी ताकि इस सिस्टम को मैं क्या कर सकूं? अनबाउंड कर सकूं, ठीक है ना। अब टोटल एनर्जी क्या हो चुकी है भैया? 0 हो चुकी है। -gmm/2r तो पहले थी, प्लस में मैंने दे दी, अब अनबाउंड हो गई, ठीक है ना। मिनिमम इतनी देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन इससे कम नहीं दे सकते। इसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जो फॉर्मूले हैं बस इनको याद रखना है बेटा। इलेक्ट्रॉन के लिए भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में यही फॉर्मूले काम आते हैं, बस वहां पे ये ग्रेविटी की बात नहीं आती, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात आती है। हम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, अगर केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो -gmm/r और टोटल एनर्जी -gmm/2r। ऐसा लिख सकते हो बेटा कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, लिख सकते हो। के ई लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं इसे, के ई। टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, ठीक है जी, ऐसा बोल सकते हो। और पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसा लिख सकते हो कि टोटल एनर्जी का डबल है, दोनों में ही माइनस है। टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आगे आ जाएगी। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ना। Yes, sir. तो इस तरीके से अब इनके ग्राफ भी बना सकते हैं बेटा हम। तीनों के ग्राफ एक ही एक्सिस पे दिखा देता हूं मैं, देखना जरा। काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बेटा ऊपर आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, आर के साथ कम हो रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ठीक है जी। दिस इज द ग्राफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। नीचे की तरफ दो ग्राफ बनेंगे भाई, एक टोटल एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होंगे, ठीक है जी, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होंगे। इसमें जो कम वाला है वो टोटल एनर्जी का ग्राफ है बेटा, और जो ज्यादा वाला है वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में नीचे 2 नहीं लग रहा, ठीक है ना। 2 नहीं लग रहा तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऊपर की तरफ रहेगा इसके रिस्पेक्ट में,
ठीक है ना। अगर आप नीचे के हिसाब से देखो तो ये टोटल एनर्जी का ग्राफ अंदर की तरफ रहेगा और यू का ग्राफ जो है वो बाहर की तरफ रहेगा। तो सारे ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। ठीक है जी, लिख लो। फिर भी अगर कोई पीछे डाउट करना, है तो बताओ। हाँ जी बोलो। पीछे करना, एक सेकेंड, एक पेज और करना। यही है बेटा। अच्छा, सर एक बार ये बाइंडिंग एनर्जी वाला बता दीजिए। बाइंडिंग एनर्जी बेटा ये है कि देखो, जब भी कोई सिस्टम बनता है ना, तो कोई भी बाउंड सिस्टम है दुनिया का, कोई भी, मतलब मैं सिर्फ ग्रेविटेशन की बात ही नहीं कर रहा। बाउंड होने का क्या मतलब होता है? बाउंड होने का मतलब ये होता है कि दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, तभी तो बाउंड होंगी ना। बाउंड कब होंगी? जब दोनों चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो जब दो चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं तो टोटल एनर्जी पक्का नेगेटिव आएगी। ये रूल है, ये फिजिक्स का रूल है, ये कोई ग्रेविटेशन का रूल नहीं, ये फिजिक्स का रूल है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स के केस में भी वैलिड है, हर केस में वैलिड है। तो टोटल एनर्जी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब वो सिस्टम बाउंड हो गया। अगर मुझे उस सिस्टम को अनबाउंड करना है तो मुझे उसकी एनर्जी मिनिमम जीरो तक पहुंचानी पड़ेगी। जीरो से ज्यादा होगी अगर एनर्जी, या जीरो भी होगी, तो इसका मतलब वो सिस्टम अनबाउंड हो गया। तो जितनी उसकी टोटल एनर्जी है, सपोज करो -10 जूल है, तो मुझे +10 जूल और देनी पड़ेगी, तब जाके जीरो होगी ना। यस सर। वही चीज हमने कही है कि जो उसकी टोटल एनर्जी है -gmm/2r, उतनी ही एनर्जी मुझे पॉजिटिव में देनी पड़ेगी ताकि मैं उसको अनबाउंड कर सकूं। ठीक है। ओके सर। अनबाउंड करके वो जाएगा कहाँ? इन्फिनिटी पे जाएगा, क्योंकि अगर मैंने इतनी एनर्जी दे दी ना उसे, तो उसके पास एस्केप स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, उसके पास एस्केप स्पीड आ जाएगी और वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। और अगर इससे ज्यादा दे दी तो इसका मतलब उसके पास एस्केप से ज्यादा स्पीड आ जाएगी। इसका मतलब फिर इंटरप्लेनेटरी स्पेस में जाके भी उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी या कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी। यस सर। आर का किसके साथ ग्राफ है बेटा? तीन चीजों का ग्राफ बनाया हुआ है, साफ साफ तो दिखाई दे रहा है। वाई एक्सिस पे क्या है? अरे भैया तीनों चीजें हैं वाई एक्सिस पे। जब तीन चीजों का मैंने बोल ही दिया कि तीन चीजों का ग्राफ बना रहे हैं, तो तीनों चीजें लिख सकते हो वाई एक्सिस पे। टोटल एनर्जी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं होता कि हम वाई एक्सिस पे मेंशन करें। जब बता ही दिया कि किस चीज का ग्राफ है, तो अंडरस्टूड है कि वाई एक्सिस में वही होगा। तीनों चीजों का ग्राफ एक साथ बनाया गया है। चलें भाई। यस सर। एक सेकंड रुको। डन सर। अब अगर मान लो कि सैटेलाइट अर्थ सरफेस के काफी पास है, हाइपोथेटिकल चीज है, क्योंकि अर्थ सरफेस के काफी पास होना पॉसिबल नहीं है। अर्थ की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से उस सैटेलाइट बेचारा चल ही नहीं पाएगा, या फिर बिल्डिंग से टकरा जाएगा, है ना। किसी से भी टकरा सकता है, इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं हमारी। लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो कंसिडर कर रहे हैं हम कि अर्थ की जो सरफेस है
उसके अराउंड कोई सैटेलाइट घूम रहा है, बहुत नजदीक है, ठीक है ना, बहुत नजदीक सैटेलाइट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इतना नजदीक है ये, देखो काफी 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 नजदीक, ये जस्ट लाइक दिस, इतना नजदीक सैटेलाइट जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैपिटल आर होगा भाई, मानते हो इस बात को? इसका जो ऑर्बिट का रेडियस होगा वो कैपिटल आर होगा, और इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, टेंजेंट बनाएंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या आएगी, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर हो जाएगा। बताओ भाई, स्मॉल आर की जगह पे ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर। अब जी एम को आप लिख सकते हो स्मॉल जी आर स्क्वायर, याद करो, है ना, जी एम को आप लिख सकते हो स्मॉल जी आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, अंडर रूट जी आर। एस्केप स्पीड क्या थी बेटा, एस्केप स्पीड क्या थी, अंडर रूट टू जी आर। ये क्या है, अंडर रूट जी आर, ठीक है ना, इसमें टू नहीं है। अच्छा, एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या थी, 11.2 11.2, किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है ना, इसमें टू नहीं आ रहा अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आती है, ये आती है 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेटली आप इसे 8 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से भी याद रख सकते हो। अगर 11.2 हो जाती तो फिर ये ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता, फिर ये इन्फिनिटी पे चला जाता। इतनी स्पीड में ये ऑर्बिट में रोटेट कर पा रहा है। ये वो वाला सैटेलाइट है जो अर्थ सरफेस के बहुत पास घूम रहा है। हालांकि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल क्यों नहीं होता, ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, बेचारा सैटेलाइट गिर ही जाएगा नीचे, या फिर किसी बिल्डिंग से टकरा जाएगा और उसका चकनाचूर हो जाएगा वो। ये फॉर्मूला था बेटा टाइम पीरियड का, 2 पाई r⁵ है ना, अपॉन अंडर रूट जी एम। अब यहाँ पे अगर सैटेलाइट बहुत करीब घूम रहा है तो स्मॉल आर की वैल्यू मैं कैपिटल आर पुट कर देता हूँ, है ना, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर ही है ना यहाँ पे, क्योंकि कोई फर्क ही नहीं है। तो पुट करो 2 पाई r⁵ अपॉन अंडर रूट जी एम। जीएम को फिर रख दो बेटा, जीएम को फिर रख दो क्या, जी आर स्क्वायर, ठीक है जी। तो 2 पाई अंडर रूट जी आ गया, r⁵ और नीचे आर बाहर आ गया अंडर रूट से, एक आर कट जाएगा तो r⁵ बचेगा नीचे, और नीचे अंडर रूट जी तो है ही। तो ये बन गया 2 पाई अंडर रूट r/g, ठीक है ना, 2 पाई अंडर रूट r/g। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। जब इसको कैलकुलेट किया गया इसकी वैल्यू रख के, तो ये आता है 84.6 मिनट्स। समझ पा रहे हो कि अगर कोई ऐसा सैटेलाइट हो जो अर्थ सरफेस के बहुत पास हो, तो उसको अर्थ के अराउंड एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, 84.6 मिनट्स लगेंगे। और उसकी स्पीड कितनी होगी, तकरीबन तकरीबन 8 किलोमीटर पर सेकंड। इतनी तेज स्पीड से वो सैटेलाइट अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करेगा। लिख लो भाई। सर ये टी का फॉर्मूला और वैल्यू दोनों याद रखने हैं? बिल्कुल, सर पहले सीधा फॉर्मूले की जगह हम टी की वैल्यू नहीं डाल सकते हर जगह? हर जगह वैल्यू ये नहीं आएगी ना भाई, ये फॉर वेरी नियर टू अर्थ सरफेस के लिए है। यस सर, दूसरों इसी के लिए केस ये में। वैल्यू कैसे आ जाए, हाँ इसके लिए तो शायद पूछ लें तो डाल देना, ऐसे कोई फिक्स नहीं। ओके सर। फॉर्मूला तो याद करना ही, वैल्यू भले ही ना याद हो, वैल्यू ना याद हो तो चल जाएगा काम। मतलब कई बार फॉर्मूला ज्यादा पूछ लिया जाता है। देखो फटाफट भाई, इतना फटाफट चैप्टर को खत्म करना आ जाए।
चलें जी। Yes, sir. Yes, sir. इस टाइम के फॉर्मूले को कहीं देखा है? एल की फॉर्म में देखा होगा बेटा, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। The time period of pendulum. अगर कोनिकल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी होता था। अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता था तो वो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता था। ठीक है, तो ये है 2 पाई अंडर रूट आर बाई जी। तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि तकरीबन जो टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले हैं वो एक दूसरे से मिलते जुलते ही होते हैं, तो अंदाजा लग जाता है कि किस फॉर्म में आएगा। मेन तौर पे हमें जो सैटेलाइट पढ़ने हैं वो 2 टाइप के सैटेलाइट पढ़ने हैं हमें। पहला सैटेलाइट जो हमें पढ़ना है उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। यहाँ पे जियो का मतलब अर्थ से होता है बेटा, ये जियो धन धनाधन वाला जियो नहीं है, ये जियो का मतलब होता है अर्थ। एक ऐसा सैटेलाइट विच इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, जो अर्थ के साथ सिंक में है। द सैटेलाइट विच इज एट रेस्ट with respect to WRT अर्थ सरफेस। एक ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, ऐसे सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहा जाता है। अब ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है भाई? बहुत आसान है। अर्थ का जो टाइम पीरियड है, अगर अर्थ टाइम पीरियड हम देखें वो 24 आवर्स होता है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। पता है आपको? ये अपनी एक्सिस के अबाउट अर्थ का टाइम पीरियड 24 घंटे होता है। देयरफॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि इसको अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहना है बेटा, इसका भी टाइम पीरियड जो होगा वो 24 आवर्स का ही होता है। यानी कि 24 घंटे में अर्थ अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो ये भी अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। जैसे आप देखो, ये अर्थ है हमारी, ठीक है ना, ये घूम रही है, सपोज करो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। इसके अबाउट आपने देखा होगा जैसे सैटर्न के अराउंड रिंग्स बनी होती है ना, ऐसे ऐसे बनी होती है ना, तो इसके अराउंड ये सैटेलाइट ऐसे ऐसे घूम सकता है। तो चारों तरफ जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे ही ये घूमेगा। ये अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहता है। सपोज करो हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट स्पेस में लॉन्च किया, ठीक है ना। इमेजिन करना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का फायदा क्या है ना, क्यों यूज किया जाता है ये। अब आप सोचो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आपने खुद ने लॉन्च किया, तो आपने अपने शहर के ऊपर लॉन्च किया उसे, तो अगर जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे ही वो घूमेगा, तो क्या वो सैटेलाइट हमेशा आपके शहर के ऊपर ही रहेगा या दूसरे शहर के ऊपर चला जाएगा? सर हमारे शहर ऊपर ही रहेगा ना।
आपके शहर के ऊपर ही रहेगा, है ना। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का प्रयोग जो कंट्रीज हैं वो अपने लिए करती हैं, ठीक है ना, अपने लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं करती, वो अपने लिए करती हैं। कोई भी कंट्री को अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करना होता है तो वो स्पेस में भेजती हैं। तो वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हालांकि काफी कंट्रीज को कवर कर लेता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कंट्री को करता है, क्योंकि उसकी रेंज बड़ी ज्यादा होती है, तो बड़ा ऊपर ऊपर होता है भाई वो। अभी मैं हाइट भी बताऊंगा उसकी कितनी होती है, लेकिन अभी समझो कि अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को न्यू दिल्ली के ऊपर लॉन्च किया गया है तो वो हमेशा न्यू दिल्ली के ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना, दैट वुड बी ऑलवेज रिमेन अबव द न्यू दिल्ली। तो जिसकी वजह से वो न्यू दिल्ली पे नजर रख पाएगा। बेसिकली इसका मेन पर्पस होता है कम्युनिकेशन सिस्टम। टीवी सिग्नल्स हो गए, हमारे रेडियो सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स हो गए, टीवी सिग्नल्स हो गए, आप मोबाइल कम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट हो गया, जीपीएस हो गया, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जिससे हमें रास्ते का पता चलता है, ये सारे काम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की वजह से होते हैं। हम कहते हैं ना कि अपलोडिंग कर रहे हैं हम, अपलोडिंग डाउनलोडिंग। तो अपलोडिंग करने का मतलब होता है वी आर सेंडिंग द सिग्नल्स टू द सैटेलाइट, और डाउनलोडिंग करने का मतलब होता है कि हम सैटेलाइट से सिग्नल वापस ले रहे हैं। खैर, इसके बारे में मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, या चलो अभी बता देता हूँ। देखो, ये इसका जो मेन पर्पस है, मैं यूज बता देता हूँ। यूज इसका मेन यही है कि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसमें, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, मोबाइल, जीपीएस, सब में यूज होता है। अब आप समझो इसकी जरूरत, सैटेलाइट्स की जरूरत क्यों है यार हमें, जरूरत के बारे में समझो। जैसे यार आपको पता है कि आपकी अर्थ जो है वो तो राउंड है। मान लो आप अर्थ पे इस जगह पे रहते हो, आपको अपने सिग्नल इस पर्सन को भेजने हैं, समझ रहे हो, आपको इस पर्सन से बात करनी है। ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन से बात करनी है। तो मुझे बताओ, क्या सिग्नल ऐसे घूम के जा सकते हैं? बोलो, क्या सिग्नल ऐसे घूम के जा सकते हैं? नो सर। नहीं जा सकते यार, नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं है। तो क्या किया जाता है, इसके अराउंड जो सैटेलाइट घूम रहा होता है ना, तो ये मान लो सैटेलाइट है, ठीक है ना, दिस इज द सैटेलाइट। तो हम क्या करते हैं, जब हम बेसिकली इंटरनेट चलाते हैं, सो वी आर गिविंग द सिग्नल्स टू द सैटेलाइट एंड दिस सैटेलाइट गिव्स द सिग्नल्स टू द अदर पर्सन। समझ पा रहे हो, एक लिंक बिठाता है हमारे में और उस पर्सन में, लिंक बिठाता है ये सैटेलाइट। इसको कहते हैं अपलोडिंग। आप क्लाउड में डाटा सेव करते हो, वी आर सेविंग द डाटा ऑन द इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड अपलोडिंग। अपलोडिंग करने का मतलब, कोई चीज अपलोड करने का मतलब होता है वी आर गिविंग द सिग्नल्स टू द सैटेलाइट। वो सैटेलाइट आपकी इंफॉर्मेशन को, सपोज करो आपने अपनी पिक्चर अपलोड करी, तो आपने अपनी पिक्चर अपलोड करी तो वो सैटेलाइट आपकी पिक्चर को सेव कर लेगा। जब कोई दूसरा पर्सन उसे डाउनलोड करना चाहेगा तो वो कर सकता है, ठीक है ना, इसे कहते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है ना। जब उसी सैटेलाइट से आप दोबारा वापस मांगोगे या कोई और पर्सन मांगेगा तो उसे कहते हैं डाउनलोडिंग, ठीक है ना, दैट इज डाउनलोडिंग। दोबारा डाउनलोड करना या उस पिक्चर को वापस मंगाना, तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। टीवी में भी यही होता है। आप मान लो यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना, आपका घर यहाँ पे है जहाँ पे सेकंड पर्सन है, और यहाँ से टीवी सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है ना, तो वो टीवी सिग्नल्स पहले सैटेलाइट के पास जाएंगे और सैटेलाइट से आपके घर में आएंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पूरी अर्थ फ्लैट है। अगर अर्थ फ्लैट होती तो हमारे लिए काफी चीजें आसान हो जाती। सिग्नल भेजने के लिए हमें सैटेलाइट्स की इतनी कोई खास जरूरत हमें नहीं पड़ती। लेकिन अब सैटेलाइट्स की बहुत जरूरत है बेटा, एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स भेजने के लिए हम एक मीडियम का यूज करते हैं। तो आप ऐसा मान लो कि सैटेलाइट हमारे लिए एक मीडियम है जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है और एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में हेल्प करता है। और इसमें कम्युनिकेशन में मान लो कि भाई
अब ये बड़े जैसे पोजीशनिंग करनी है, ठीक है ना। 1999 की करगिल वॉर थी इंडिया की, तो उसमें जो मतलब पाकिस्तान के साथ जो हमारी लड़ाई हुई, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम उस टाइम पे ब्लॉक किए गए थे। हालांकि उस टाइम पे इतने अच्छे सिस्टम्स नहीं थे, जीपीएस टेक्नोलॉजी मतलब आम आदमी के यूज के लिए तो नहीं था, लेकिन उस टाइम पे ब्लॉक किए गए थे। क्योंकि जीपीएस से क्या है कि हम लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि लड़ाई में, किसी देश के साथ लड़ाई चल रही है, तो उसमें हमें काफी हेल्प हो सकती है ना। कि भाई हम पता लगा सकते हैं, उनके ठिकानों का पता लगा सकते हैं, हम उनकी पोजीशंस का पता लगा सकते हैं। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी होना हमारे लिए मतलब काफी फायदेमंद है। तो इसलिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स काफी काम भी आते हैं। लिख लो इसको। सर जैसे कि जब वर्ल्ड वॉर होते है उस टाइम भी बंद कर देते हैं? वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, पिछली बार जब वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उस टाइम पे तो ऐसा कुछ था ही नहीं। सर इस बार हो सकता तो है बंद, पर होगी? बंद तो नहीं करेंगे इस बार, तो फिर खुले में खुला यूज होगा और यही होगा और क्या होगा। अभी तक जो जीपीएस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, दैट इज विद अमेरिका, है ना। अमेरिका, चाइना, ये इनके पास है। तो चाइना के पास तो अपना सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम। इंडिया भी मतलब वर्क कर रहा है। तो इंडिया ने एक ऐप भी निकाली थी, नाविक नाविक करके ऐप थी। तो पोजीशनिंग सिस्टम के लिए, फॉर द सेलर्स, सेलर्स के लिए निकाला था उसको, जो समुद्र में यात्रा करते हैं। तो सेलर्स के लिए उनको लॉन्च किया था। अभी मतलब मे बी पॉसिबिलिटी हो सकती है कुछ सालों में कि हमारा अपना एक पोजीशनिंग सिस्टम हो, नेविगेशन सिस्टम। अरे अभी हम क्या अमेरिका का यूज करते हैं? जीपीएस अमेरिकन है। ओके सर। सर इसका भी हो ही रहा है शायद। क्या? सर नाविक नाम से शायद हो रहा है अपना जीपीएस। हाँ मतलब अभी यार टेक्नोलॉजी डेवलप होने में टाइम लगता है ना यार। मतलब वो तो सर हो चल गई काफी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च जो इंडिया ने करनी हो थी रहे उसके लिए। हैं, हो रहे हैं, लेकिन अभी आम आदमी इतना यूज मतलब कर रहे हैं। लेकिन गलतियां भी तो होती है ना, जीपीएस आपको कहीं पे पहुंचाने की बजाय दूसरी जगह पहुंचा दे। यस तो ये सर। सारी चीजें मतलब करेक्शंस होती रहती हैं। मतलब नो डाउट इन सम इयर्स वी विल बी एबल टू यूज इट फुली। हम पूरे तरीके से उसको यूज कर पाएंगे। हमारा हमारा अपना होगा एक सिस्टम। पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, जो लोग नॉन मेडिकल से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की ब्रांच आती है इंजीनियरिंग में जाके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो उसमें आप मतलब पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स के बारे में ही पढ़ोगे कि कैसे वर्क करता है। ये तो मैंने ऊपर ऊपर से बताया है ना। लेकिन इनके अंदर क्या डिवाइसेस लगी होती हैं जो सिस्टम्स को कैच करती हैं, सिग्नल्स को कैच करती हैं, फिर दोबारा सेंड करती हैं। तो ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई। समझ पा रहे हो? ये तो हम ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं भाई, इसको सिग्नल सेंड कर दिया, इसने वापस सेंड कर दिया, लेकिन कैसे, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो ये करती है, तो वो डिवाइस काम कैसे करती है, ये पूरा इंजीनियरिंग आ गई। चलें? Yes, sir. यस सर। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड है, दिस इज एच आर। ठीक है जी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, एच, ये तो आपको पता ही है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे का होता है। इसको सेकंड्स में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, कोई खास इशू नहीं है। इसका फॉर्मूला आपको पता है टाइम पीरियड का, 2 पाई स्मॉल आर की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट GM। ये याद होनी चाहिए बेटा चीजें, है ना, जो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ ना, ये याद होनी चाहिए। अब इसको स्मॉल आर को कुछ लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 पाई
कैपिटल R प्लस H की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट GM। ये सारी वैल्यूज आपको पता है। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आपको पता है, बता सकते हो? कौन कौन सी वैल्यूज आपको पता है? एनी आइडिया? सर स्मॉल एच को छोड़ के बाकी पता है। स्मॉल h को छोड़ के बाकी सब कुछ हमें पता है, ठीक है ना। कैपिटल R पता है, G पता है, M पता है, टाइम पीरियड पता है। टाइम पीरियड बस सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो इसको जब कैलकुलेट किया गया बाय कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, मैं सीधा डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, पागल नहीं हम। तो 36,800 किलोमीटर ये हाइट आती है। 36,800 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ की सरफेस से 36,800 किलोमीटर। अगर मैं स्मॉल r की बात करूं तो वो r प्लस h हो गया, तो वो 6400 होता है कैपिटल R, और ये 36,800, तो ये बन गया 43,200। इसका जो रेडियस है, ऑर्बिटल रेडियस, ठीक है ना, ये रेडियस इसका बन गया 43,200। तो खैर आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ठीक है ना। ये 36,800 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। आप देखो जितनी चीज दूर होती है, बहुत दूर है, ये बहुत दूर है, तो जितनी ये चीज दूर होती है उतना ही ये ज्यादा रीजन कवर कर पाती है। समझ रहे हो इसकी रेंज यस कितनी सर। ज्यादा होगी? आप समझो कि ये लाइट इसमें से कितनी फैलेगी, है ना। जितनी नजदीक चीज होती है उतना वो कम एरिया कवर कर पाएगी, दूर की चीज है वो अर्थ पे ज्यादा एरिया कवर कर पाएगी, ठीक है ना। आप ये देखो कि मान लो ये अर्थ है हमारी, ये सैटेलाइट है, ठीक है ना, ऐसे घूम रहा है, मान लो सैटेलाइट यहाँ पे है, तो ये इतना एरिया कवर कर लेगा। ये देखो ऐसे, अगर मैं ये लाइन बनाऊं तो इतना एरिया ये अर्थ पे कवर कर लेगा। ये वाला एरिया जिसको भी मैंने शेड किया है, ये वाला एरिया इस सैटेलाइट की रेंज के अंदर आ जाएगा। तो इतना एरिया ये हमेशा, मतलब जरूरी नहीं है कि अगर हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं तो वो सिर्फ हमारे ही ऊपर रहे, बहुत सारी कंट्रीज मिलके भी सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। हमने डिस्कस भी किया था कल कि इसरो ने सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, तो बाकी कंट्रीज के भी उन्होंने लॉन्च किए थे। तो बेसिकली जियो स्टेशनरी का मतलब ये नहीं होता कि एक ही कंट्री के लिए, आसपास की कंट्रीज भी उसमें आ जाती हैं, या किसी और कंट्री की हेल्प करनी हो तो वो करी जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कई बार कुछ देश मिलके या कोई एक कॉन्टिनेंट मिलके सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि उसका फायदा सभी को होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक देश को या एक शहर को ही फायदा होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है बस यही है कि इसकी जगह फिक्स रहती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी जगह चेंज नहीं होती, जो कि इसका सबसे बड़ा फायदा है। अच्छा, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालना चाहूं, अंडर रूट GM/R, ठीक है ना, R की वैल्यू तो अब पता चल गई। तो इसको अगर हम रखते हैं तो ये तकरीबन तकरीबन 3.1 किलोमीटर पर सेकंड आती है। ये उतनी ज्यादा तो नहीं है बेटा, कितनी ज्यादा, ये वाली 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर सेकंड, उससे तो काफी कम है, ठीक है ना, उससे तो काफी कम है। आप देखो जो सैटेलाइट बहुत नजदीक है अर्थ के, वो कितनी देर में एक चक्कर काटता है? 1 घंटा और आठ 24 मिनट अलग से, है ना, 84 मिनट्स में, बस 84 मिनट्स में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जो सैटेलाइट 36,800 किलोमीटर ऊपर है उसको कितना टाइम लगता है चक्कर पूरा करने में? 24 आवर्स। 24 घंटे, है ना, 24 आवर्स लगते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है भाई, जितनी ज्यादा हाइट पे सैटेलाइट होगा उसको उतना ही ज्यादा समय लगेगा इस चक्कर को पूरा करने के लिए, क्योंकि टाइम पीरियड जो होता है वो R⁵ के प्रोपोर्शनल होता है भाई, है ना। आप देखो R⁵ जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। तो ये कुछ कुछ वैल्यूज हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो ये वैल्यूज आप याद रख लो तो वो ज्यादा बेटर है, ठीक है जी। लिख लो फटाफट।
सर इतनी हाइट तक अगर हम सिग्नल भेजेंगे फोन से तो वीक नहीं हो जाएगा बहुत ज्यादा? ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता यार, बीच में वैक्यूम ही होता है ज्यादातर। तो एयर रेजिस्टेंस तो अर्थ के बस पास पास ही होता है, तो उसके बाद तो वैक्यूम ही होता है ज्यादातर, तो सिग्नल्स पे कोई खास इफेक्ट पड़ता नहीं। और अगर एयर सूरज रेजिस्टेंस हर जगह हो तो फिर तो फर्क है। और सन की जो रेडिएशन आती है उससे सिग्नल पे इफेक्ट नहीं पड़ता? क्या फर्क पड़ेगा उससे? नहीं, सिग्नल को वीक करने में, डिस्टर्ब करने में। क्यों होगा कारण? सन की रेडिएशन से ऐसा क्या होगा कि सिग्नल वीक हो जाएगा? ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत में भी फर्क पड़ता हो लेकिन इतना कोई खास नहीं। इसको आप ऐसे सिंपलीफाई कर सकते हो, ये तकरीबन तकरीबन आपको 6R के करीब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना? तो कैन बी यूज्ड टू सिंपलीफाई कैलकुलेशंस। ये वैसे 6R के बराबर नहीं है, लेकिन तकरीबन तकरीबन अगर आप R को 6 से गुना करोगे तो तकरीबन तकरीबन ये आ जाएगा। कैन बी यूज्ड टू सिंपलीफाई कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस को सिंपलीफाई करने में ये आपकी मदद कर सकता है। कई बार आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में उलझ जाओ तो वहां पे आप इसका प्रयोग करके बाहर निकल सकते हो। चलें जी। Yes, sir. दूसरे टाइप के सैटेलाइट्स होते हैं पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट्स ये यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। इनका यूज मेन तौर पे वेदर फोरकास्टिंग के लिए होता है कि कहाँ पे जो है बारिश होगी, कहाँ पे नहीं होगी। लेकिन काफी बार हमने देखा है कि वेदर का जो अनुमान होता है वैसा नहीं होता, ठीक है ना। लेकिन अब ठीक है, थोड़े थोड़े सही होने लग गए हैं। ये बेसिकली पोल्स के अराउंड रोटेट करता है। अब ये आपको पता है कि ये अर्थ का नॉर्थ पोल है ना, ये पोलर एक्सिस होती है, तो ये पोल्स के अराउंड रोटेट करता है। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, तो ये पोल्स के अराउंड रोटेट करता है। ऐसे अर्थ घूम रही है, अब आप अर्थ देखो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, ठीक है ना। ये पोल्स के अराउंड रोटेट करता है, नॉर्थ से साउथ ऐसे जाएगा। ये देखो मेरे हाथ की तरफ देखो, ऐसे, ठीक है ना, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। ये इसकी कोई कैलकुलेशन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट कुछ थ्योरेटिकल चीजें इनकी पता होनी चाहिए आपको। जो बेसिकली मेन चीज आपको पता होनी चाहिए कि इट रोटेट्स या इट रिवॉल्व्स अराउंड पोल्स एट अ हाइट ऑफ few 100 किलोमीटर्स। ज्यादा ऊंचाई नहीं होती बेटा इनकी, है ना। few 100 किलोमीटर्स above the surface of earth। ये अर्थ की सरफेस के ऊपर कुछ 100 किलोमीटर्स की ऊंचाई पे होते हैं। इट डिटेक्ट्स द चेंजेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। अगर ये ज्यादा ऊंचाई पे होंगे बेटा तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इट डिटेक्ट्स द चेंजेस इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो चेंज होते हैं
उसी के हिसाब से ये अंदाजा लगाता है कि भैया कि आगे मौसम कैसा होने वाला है, हवा किस तरफ चल रही है, कहाँ पे धूप खिली रहेगी और कहाँ पे गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है और कहाँ पे भारी बारिश होगी। तो इस तरीके की ये फोरकास्टिंग करता है। तो ये पोल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है और अर्थ में एटमॉस्फेयर में होने वाली चेंजेस को डिटेक्ट करता है। इट्स टाइम पीरियड is approximately 100 minutes. इसका टाइम पीरियड तकरीबन 100 मिनट का होता है। आप देखो, जो सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल करीब रोटेट करता है उसका टाइम पीरियड कितना है भाई? 84.6 मिनट्स, ठीक है ना, 84.6 मिनट्स है। तो थोड़ा सा अगर ऊपर होगा सैटेलाइट, ये ज्यादा ऊपर नहीं होता, हल्का सा ही ऊपर होता है, तो इसका टाइम पीरियड 100 मिनट का होता है। ये 100 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब अब ये दिन में कितने चक्कर लगा लेता होगा? एक दिन में अर्थ के कितने चक्कर लगा लेता होगा? 12-13। 14, एक दिन में 1440 मिनट होते हैं। 40। हाँ, 14 चक्कर तो लग गए, 40 चक्कर कैसे हो गए भाई? तो तकरीबन 13 या 14 चक्कर ये पूरे कर लेता है अर्थ के एक ही दिन में, ठीक है ना। एक ही दिन में आप ये देखो कितनी बार वेदर फोरकास्टिंग कर लेता है ये, और मतलब पूरी अर्थ को ये 3-4 बार कवर कर देता है, ठीक है ना। चक्कर तो 13-14 लगाता है, लेकिन बात ये है, अब आप जैसे ये देखो अर्थ है ना, ये मेरे हाथ को एज अ अर्थ मानो आप, तो इसके अराउंड ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये देखो, ये उंगली घूम रही है मेरी, दिख रहा है। लेकिन अर्थ भी तो रोटेट हो रही है ना, अर्थ भी तो रोटेट हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सैटेलाइट ही रोटेट हो रहा है। ये देखो, सैटेलाइट ऐसे रोटेट हो रहा है, अर्थ ऐसे घूम रही है, समझ रहे हो। तो जब ये पहली बार इसको क्रॉस कर रहा है, तो जो हिस्सा इसके सामने आया है, अगली बार जब ये क्रॉस करेगा तो क्या वही हिस्सा इसके सामने आएगा? No, sir. नहीं, देखा, अर्थ घूम रही है, अर्थ भी घूम रही है, ये भी घूम रहा है, दोनों चीजें एक साथ घूम रही है। ये देखो, देखते जाओ। तो जब दूसरी बार आएगा तो कोई और हिस्सा इसके सामने होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एक चक्कर में ये पूरी अर्थ को कवर नहीं कर पाता, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये एक चक्कर में पूरी अर्थ को कवर कर लेता है, ऐसा नहीं हो पाता। तो इट कवर्स, मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो इट कवर्स होल अर्थ, क्योंकि अर्थ भी घूमती रहती है, इन 3 to 4 रोटेशंस, 3 से 4 रोटेशंस में ये पूरी अर्थ को कवर कर लेता है। तो इसका मतलब इन अ डे, इन अ सिंगल डे, अगर एक दिन की बात की जाए तो इट कवर्स होल अर्थ। कितनी बार कवर कर लेता होगा भाई? वही 3 से 4 बार, 3 to 4 टाइम्स। अब देखो भाई, एक दिन में चक्कर कितने लगा रहा है? मान लो 14 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, और इसको 3.5 रोटेशंस में ये अर्थ को कवर कर लेता है। तो कितनी बार कवर कर लेगा 14 चक्कर में? 4 बार, है ना। 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 14 आ जाएगा। तो तकरीबन 3 से 4 बार ये पूरी अर्थ को कवर कर देता है एक दिन में। इसीलिए हमें वेदर की नई नई न्यूज जो है वो मिलती रहती है कि भाई अब यहाँ पे ऐसा है हाल, अब यहाँ पे ऐसा है। तो मतलब बड़े, और सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं होता, सैटेलाइट बहुत सारे होते हैं जो घूम रहे होते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक सैटेलाइट, मान लो अब एक सैटेलाइट चला गया तो फिर हमें घंटों तक इंतजार करना पड़ेगा कि भाई दोबारा कब आएगा उस पोजीशन पे। नहीं, सैटेलाइट बहुत सारे होते हैं जो घूम रहे होते हैं, तो सारे मिलके हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। लिखो इसको फटाफट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई सैटेलाइट्स वाली। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, मतलब आप ये देखो, इतनी हाइट में होने के बावजूद भी कितना बढ़िया काम करते हैं, और बड़े ही पावरफुल कैमरास लगे होते हैं उनमें। अगर आप जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करो, 36,800 किलोमीटर की दूरी पे हैं वो हमसे, 36,800, है ना। तो आप सोचो कि इन पे जो कैमरास लगे होंगे वो कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, है ना। तो मतलब अभी ये जो हम यूज करते हैं,
ये तो फिर कुछ भी नहीं है। इतने मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, हमें ये जो बेवकूफ बनाते हैं ये ब्रांड, है ना, बनाते हैं ना, ये सर एक चीज 108 मैंने पूछी है, मेगापिक्सल जैसे कि आप जो सैटेलाइट होते हैं जियो स्टेशन में देखा था कि वो बंदे तक की फोटो ले सकते हैं, इतनी हाई क्वालिटी होती है, बट वो इतना स्टेबल कैसे रहते हैं कि वो एग्जैक्टली उसी बंदे के आसपास घूमती रहे 36,000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद, इतनी एक्यूरेसी तो कैसे आती है? सेट आ जाती है एक्यूरेसी, बड़ा मतलब ऐसा नहीं होता कि एक ही सैटेलाइट होता, सैटेलाइट ज्यादा होते हैं, एक सैटेलाइट से इतनी एक्यूरेसी नहीं आ पाती, लेकिन अगर 2 या 3 लोग मिलके किसी एक पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाती है। तो यही सैटेलाइट्स का भी प्रिंसिपल होता है। तो सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है अगर एक से ज्यादा सैटेलाइट्स एक ही पर्टिकुलर चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर इतनी सैटेलाइट है, कभी ऐसा हुआ कि कोई सैटेलाइट क्रैश कर गया एक दूसरे से? नहीं, वो लॉन्चिंग यार ठीक ध्यान से करी जाती है, ऑर्बिट वगैरह हल्का बहुत फर्क रख दिया जाता है, तो इतना तो फर्क होता है कि वो क्रैश ना करें। हो सकता हो गया हो, मुझे पता नहीं, मतलब होने को कोई बड़ी बात नहीं है कि क्रैश हो जाए। कई बार किसी सैटेलाइट को जानबूझ के, हमें कई बार सैटेलाइट खराब हो जाते हैं तो उनको जानबूझ के निशाना बनाया जाता है। जैसे एक होता है ना कि सैटेलाइट को लॉन्च करना, एक प्रोसेस होता है सैटेलाइट को डी लॉन्च करना। डी लॉन्च का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे यहाँ पे ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रहा था लेकिन ये खराब हो गया, तो ये जब ये खराब हो गया तो इसे बोला जाता है स्पेस डेब्रिस। स्पेस डेब्रिस का मतलब होता है कि स्पेस का जो कूड़ा करकट है ना, जैसे हमारे घर घर में कूड़ा करकट होता है, तो अगर ये सैटेलाइट खराब हो गया तो ये स्पेस में गंदगी फैला रहा है, एक तरीके की गंदगी ही तो है। तो इसको रॉकेट लॉन्च करके इस ऑर्बिट से बाहर फेंका जाता है, मतलब इसके ऊपर निशाना लगाया जाता है और इसको उड़ा दिया जाता है, ठीक है ना, मतलब नष्ट कर दिया जाता है। सर तो ये इस फिर तरीके पानी की, में होता पर है या जैसे जो बॉम्ब छोटे उसके ऊपर छोटे रहता टुकड़े है? होते हैं वो तो स्पेस में घूमते रहते हैं ऑर्बिट में। तो जब भी जरूरत होती है बहुत चीजें कर सकते हैं, आज की कल की टेक्नोलॉजी में बहुत चीजें पॉसिबल है, तो इट तो इज ये भी नॉट लाइक काफी बड़ी दैट। प्रॉब्लम बन चुका है, स्पेस डेब्रिस बहुत सारा जमा हो गया है। एस्टेब्लिश बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, काफी ज्यादा जमा हो गया है, ये बात तो सही है, तो उसको नष्ट करना भी जरूरी है। तो अगर सैटेलाइट में रॉकेट से बचने के लिए रडार लगाओ फिर? क्या, अगर वो काम ही कर रहा होगा इतना तो फिर तो हम उसे यूज ही करेंगे ना, फिर वो डेब्रिस क्यों कहलाएगा भाई, नो सर, अगर वो मुझे लगता है हमारे कि इसके कंट्रोल में बाद हो। इसकी एज तो अब खत्म ही होगी ऑलमोस्ट। काम नहीं करता इसीलिए तो नष्ट करते हैं। अगर जब सिर्फ काम कर रहा रडार होगा तो सिस्टम फिर का नष्ट लगा, क्यों। हाँ जी। अगर सिर्फ रडार सिस्टम ही काम कर रहा हो उसका फिर? नहीं भाई, फिर भी हम कर सकते हैं उसे नष्ट यार, ऐसी भी क्या बात है, मतलब उस हम फिर भी हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, उस हिसाब से हम भी अपना टारगेट एडजस्ट कर सकते हैं। चलें जी आगे। Yes, sir. वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। सैटेलाइट कह लो या कोई स्पेस स्टेशन कह लो, तो उसमें वेटलेसनेस फील होती है, ठीक है ना। कोई भी सैटेलाइट जो है किसी प्लेनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और इफ वी कंसिडर द ग्रेविटी ऑफ दैट प्लेनेट, तो बेसिकली होता क्या है कि उस प्लेनेट की जो ग्रेविटी है वो उस सैटेलाइट को रोटेट करने में यूज हो जाती है। जैसे मैं ये कहूँ कि ये प्लेनेट कैपिटल एम है, ठीक है ना, कैपिटल एम इसका मास है, और इस सैटेलाइट का मास जो है वो स्मॉल एम है, ठीक है ना, सपोज सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, तो इस पे सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है ना, लेकिन इसकी पूरी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको घुमाने में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो इस सैटेलाइट के अंदर अगर कोई पर्सन है या कोई चीज है, या स्पेस स्टेशन के अंदर कोई पर्सन है या कोई चीज है,
तो उसको ग्रेविटी फील नहीं होती, क्योंकि सारी की सारी ग्रेविटी किस में यूज हो जाती है, इसको रोटेट करने में यूज हो जाती है। हमें अपना वेट कब फील होता है, हमें अपना वेट फील होता है ड्यू टू द नॉर्मल रिएक्शन। जब हमारे पैर धरती पे लगते हैं तभी तो फील होता है ना, है ना, तभी फील होता है भाई। हमारे पैर धरती पे लगते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ भाई हम जो है अब क्या कर रहे हैं, हमें मतलब अच्छे से हमारा वेट है, ठीक है। अगर हमारे वही पैर हवा में उड़ने लग जाएं तो हमें फील होगा कि यार हमारे अंदर तो वेट ही नहीं है, हम तो वेटलेसनेस फील कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन, है ना। जो सारी कहानी है वो नॉर्मल रिएक्शन के इर्द गिर्द जो है वो घूमती है कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरीके से एक्ट करता है। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को लगने का मौका ही नहीं मिलता, तो सारी की सारी जो ग्रेविटी है वो इस सैटेलाइट को रोटेट करने में यूज हो जाती है, जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं हो पाता। अच्छा, अगर मैं प्रूव करना चाहूँ तो चलो मैं आपके लिए प्रूव कर देता हूँ। इसको तो रहने दो, ये वाला बनाने को हम थोड़ा सा ना बड़ा बनाते हैं, अगर प्रूव करना है। ये लो सैटेलाइट, थोड़ी सी ना डायग्राम बनानी पड़ेगी मुझे। तो सैटेलाइट का मास m, इसके अंदर ना एक पर्सन अज्यूम कर ले, ठीक है, कोई एक पर्सन अज्यूम कर लेते हैं और इस पर्सन का मास m डैश अज्यूम कर लेते हैं। अब ये सैटेलाइट किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है, ठीक है ना। रेडियस जो है वो कैसा है, स्मॉल r है। अगर मैं सैटेलाइट पे बात करूंगा, अगर मैं सैटेलाइट पे बात करूंगा तो सैटेलाइट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, इधर देखना ध्यान से। सैटेलाइट पे एक तो ग्रेविटी लग रही है बेटा, mg, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स मैं इसे कहूंगा सैटेलाइट का, ठीक है ना। पर्सन पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा, पर्सन पे भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है भाई, पर्सन पे भी लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं अलग से डायग्राम बनाता हूँ, चलो एक सेकंड, अगर मैं सिर्फ सैटेलाइट की डायग्राम बनाता हूँ, ये सैटेलाइट की डायग्राम है, ठीक है। तो सैटेलाइट पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस पर्सन भी उसको दबा रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, ठीक है ना। अगर मैं पर्सन के बारे में डायग्राम बनाऊंगा तो पर्सन पे अर्थ ग्रेविटी लगा रही है, एफ जी डैश कह देता हूं इसे, और पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। मानते हो इस बात को, बोलो भाई, ये चीज अज्यूम कर पा रहे हो, ठीक है ना। सैटेलाइट का मास m है और पर्सन का मास m डैश है, ठीक है ना। ग्रेविटी दोनों पे सेंटर की तरफ लग रही है, ठीक है ना, सैटेलाइट पे और पर्सन पे भी। अब एक जगह दिखाना पॉसिबल नहीं था इनको, इसीलिए मैंने आपको अलग अलग दिखाया। अब ये दोनों ही इसके अराउंड रोटेट कर रहे हैं, तो सैटेलाइट के लिए जब आप इक्वेशन बनाओगे तो आप लिखोगे एफ जी प्लस एन इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर, आर इसका रेडियस हो गया। एफ जी क्या आएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है ना, बाय आर स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर। पर्सन के लिए जब बनाएंगे तो एफ जी डैश अंदर की तरफ माइनस एन बाहर की तरफ इज इक्वल्स टू एम वी नॉट एम डैश वी नॉट स्क्वायर बाय आर, क्योंकि इसमें पर्सन का मास एम डैश है, तो इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो जी कैपिटल एम एम डैश लगेगा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एन इज इक्वल्स टू एम डैश वी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। अब मैं क्या करता हूं, इस साइड में m से डिवाइड कर देता हूं, स्मॉल m से, देखना जरा, और इस साइड में m डैश से डिवाइड कर देता हूं। समझ पा रहे हो, देखना ध्यान से। मैं पहले क्या किया है, मैंने इसको अंडरस्टैंड करो, ठीक है ना, सीधा सीधा अंडरस्टैंड करो। मैं ये क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दोनों जो है एक पर्सन और एक सैटेलाइट, पर्सन का मास m डैश, सैटेलाइट का मास m। पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और सैटेलाइट पे नॉर्मल रिएक्शन नीचे, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, नीचे की तरफ यानी कि अर्थ के सेंटर की तरफ। दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस नॉर्मल रिएक्शन मिलके सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहे हैं, ठीक है जी। सैटेलाइट के लिए दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों को ऐड करके एम वी नॉट स्क्वायर बाय आर लिख दिया।
पर्सन के लिए नॉर्मल रिएक्शन उल्टा है, तो उसके लिए माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम डैश वी नॉट स्क्वायर बाय आर। ठीक है ना, दोनों के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा, फिर पहली इक्वेशन में मैंने m से डिवाइड किया और दूसरी इक्वेशन में मैंने m डैश से डिवाइड किया। एक बात बताओ, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन को छोड़ दो, क्या बाकी दोनों चीजें सेम है? Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर लेना, हालांकि जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, नॉर्मल रिएक्शन 0 है, पैर जमीन पे नहीं लगेंगे। ठीक है ना, ये नॉर्मल रिएक्शन जस्ट मैंने अज्यूम करा था आपको ये बताने के लिए कि ये 0 आएगा। ठीक है ना, ये 0 है भाई, पक्का 0 है। दोनों को सॉल्व करो, दोनों को प्लस माइनस जैसे मर्जी कर लो, नॉर्मल रिएक्शन 0 आ जाएगा। ठीक है जी, एक ही बात है। अब देखो gm/r² में एक चीज ऐड हो रही है, अब देखो ना भाई, 5 में कोई चीज ऐड हो रही है, ठीक है ना, 5 में कोई चीज ऐड हो रही है तो आंसर 5 आ रहा है, कोई चीज अगर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रही है तो भी आंसर 5 आ रहा है। इसका मतलब ये चीज क्या है? 0। Yes, sir. Yes, sir. 0 ही तो है। ठीक है ना, सॉल्व करने की जरूरत क्या है, थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचो कि भाई कोई चीज ऐड हो रही है या कोई चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है तो वो चीज 0 है। फिर इसका मतलब कि जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, इधर भी वी नॉट स्क्वायर बाय आर है, इधर भी ये है, इधर भी ये है, इधर भी ये है, तो इट डजंट मैटर, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है जी, लिखो फटाफट। खत्म करना है बेटा आज चैप्टर हमें ये। ठीक है ना, थोड़ी सी चीजें बची हुई हैं, फटाफट लिखो। 2-3 टॉपिक है बेटा, ज्यादा नहीं है, मतलब मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा हमें, हो सकता है इससे पहले ही हो जाए, कोशिश करता हूँ मैं पूरी। चलें जी, Yes, sir. Yes, sir. आधे घंटे से पहले ही कर देंगे यार, डोंट वरी। तो इसको लिखिएगा, अगर आपसे कोई रीजन पूछे, जैसे ऑप्शंस में भी रीजन लिख के आ जाते हैं कि बताओ कि क्या रीजन है इसका, 4 ऑप्शन दे देते हैं वो, तो इसका रीजन लिखेंगे हम। ये देखो, ये तो मैंने प्रूव किया, वो प्रूव तो अलग चीज है, लेकिन रीजन कैसे लिखना कैसे है, ठीक है। when satellite revolves around the earth, the gravitational force on the satellite is used completely as a centripetal force। उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पूरी तरीके से सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यूज हो जाता है। हेंस अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, या फिर पर्सन ही लिख दो, हेंस अ पर्सन इनसाइड अ सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन, कुछ भी लिख लो, पर्सन इनसाइड अ सैटेलाइट और स्पेस स्टेशन फील्स वेटलेसनेस। इसलिए वो वेटलेसनेस फील करता है क्योंकि उसकी जो सारी ग्रेविटी है ना वो उसको घुमाने में यूज हो जाती है। तो जब सारी ग्रेविटी उसको घुमाने में यूज हो जाती है तो बेचारे के अंदर और कोई ताकत बचती नहीं है, तो उसको वेटलेसनेस फील होती है। इसको फिजिक्स की टर्म में ऐसे लिखा जाता है।
चलो जी, हमारे एक अंकल थे केपलर। केपलर के जो लॉज थे वो न्यूटन से पहले आए थे, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के बताया भी था कि केपलर्स के लॉज को यूज करके न्यूटन ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बनाया था, है ना। तो ये केपलर के लॉ क्या थे, इनको हम डिटेल में तो कंपटीशन में पढ़ेंगे, जब हम कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो हमारे स्कूल के सिलेबस में इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन है, बस हमें इनके लॉज पढ़ने कि ये क्या क्या होते हैं, ठीक है ना, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहला लॉ है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। सारे जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, कौन से ऑर्बिट में बेटा, एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होते। कौन से ऑर्बिट होते हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई, विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई। देखो बेटा, एलिप्स की शेप ऐसी होती है, अंडे के जैसी होती है, इसके दो फोकस होते हैं, इसके दो फोकस होते हैं भाई, ठीक है ना। तो मैथ्स वाले जो लोग हैं, नॉन मेडिकल वाले, वो तो आप डिटेल में एलिप्स को पढ़ोगे, हालांकि मेडिकल वालों के लिए इतना कोई जरूरी है नहीं। तो फोकस इसके दो होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर भी होता है। तो आप किसी भी एक फोकस पे सन को अज्यूम कर लो, और सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। मतलब ये जो हो गया, ये प्लैनेट हो गया, और ये फिर घूम के ऐसे जाएगा, ठीक है ना, फिर ये ऐसे इधर, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी ऐसे ऐसे क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। समझ पा रहे हो कि एक फोकस पे सन को मानना है, सन की जो दूरी है उस प्लेनेट से चेंज होती रहती है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये पाथ सर्कुलर नहीं होता, और दो फोकस होते हैं एलिप्स के, किसी भी एक फोकस पे आप सन को अज्यूम कर सकते हो। लिखो पहला पॉइंट, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो फटाफट फटाफट। चलें जी। Yes, sir. ओके, दूसरा है द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग the sun and the planet sweeps out equal area in equal interval of time, or we can say the aerial velocity of planet around the sun remains constant.
इसको हम बोलते हैं dA/dt इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या चीज होती है इसको समझते हैं पहले, ठीक है ना, फिर ही आगे पता चलेगा। देखो क्या मतलब होता है। मान लो कि ये हमारे पास सिस्टम है, ठीक है, ये सन है। मान लो ये सन और प्लेनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन है, ठीक है ना, ये सन है, ये प्लेनेट है। प्लेनेट रोटेट कर रहा है, थोड़ी देर बाद रोटेट करके प्लेनेट यहाँ पे आ गया, सपोज करते हैं P से P डैश पे आ गया। तो इसको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, क्या इसने इतना एरिया स्वीप करा? क्या इसे स्वीप करना कहते हैं? जैसे आप मान लो कि सन से प्लेनेट तक एक लंबी झाड़ू है आपके पास, तो जब ये प्लेनेट चलेगा तो क्या वो झाड़ू भी कुछ एरिया स्वीप करेगी? Yes, sir. है ना, तो वो झाड़ू है ना, एक तरीके से मान सकते हो। द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लेनेट स्वीप्स आउट सम एरिया। अब मान लो कि थोड़ी देर बाद प्लेनेट ना यहाँ पे आ गया, क्यू पे, ठीक है ना, और उसके थोड़ी देर बाद क्यू डैश पे आ गया। तो क्यू से क्यू डैश जाने में भी उसे टाइम लगा होगा, और पी से पी डैश जाने में भी उसे टाइम लगा होगा। सपोज करो पी से पी डैश जाने में उसे टाइम लगा टी। सिमिलरली क्यू से क्यू डैश जाने में भी उसे टाइम लगा टी, सपोज करते हैं। तो ये एरिया भी है और ये एरिया भी है, ये दोनों एरिया बराबर होंगे, ठीक है ना। ये एरिया अगर मैं आपसे कहूं कि एरिया पी एस पी डैश इज इक्वल्स टू एरिया क्यू एस क्यू डैश, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर होता है। ये चाहे देखने में बराबर नहीं लग रहे आपको, वो तो फिगर ऐसी बनी है इस वजह से नहीं लग रहे, लेकिन ये सच में बराबर होंगे। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप किया जाएगा। इसको कहा जाता है कि इसकी एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी होती है एरिया अपॉन टाइम, ठीक है ना। ये एरिया है, ये देखो, और ये अपॉन टाइम। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम का मतलब होता है एरियल वेलोसिटी। तो dA/dt, dA मतलब एरिया और dt मतलब टाइम। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। ये कहां से आता है हम आगे बात करेंगे, फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता देता हूं। इट कैन बी प्रूव्ड फ्रॉम, रोटेशन में एक चीज पढ़ी थी हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, याद है? बोलो भाई, याद है कि नहीं याद? यस सर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रोटेशन में हमने पढ़ा था, उससे ये चीज चुटकियों में प्रूव हो जाती है, ठीक है ना। तो रोटेशन के लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये कहता है कि अगर सिस्टम पे लगने वाला एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये जो सेकंड लॉ है ना, अगर कोई आपसे पूछ ले, वैसे प्रूफ नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछ ले कि ये कहां से आता है, तो आप बोल सकते हो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से आता है। जब हम कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे तो हम इसको प्रूव भी कर लेंगे, ठीक है ना। कोई ज्यादा बड़ा प्रूफ नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। फटाफट लिखो। Excuse me, sir. Sir, last slide करना। लास्ट स्लाइड। सर यहाँ पे जब प्लेनेट राइट हैंड साइड पहुंच जाएगा तो उसका जो फोकस होएगा वो राइट वाला हो जाएगा। नहीं नहीं, फोकस तो वही रहेगा, एक ही लेना है, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा हटा देता हूं मैं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब रहेगा एक ही। तो सेंटर पे क्यों नहीं मान रहे फोकस? होता ही नहीं जब सेंटर पे, नहीं, फोकस सेंटर पे है नहीं। क्या चीज? फोकस फोकस है यार, और नहीं क्या। नहीं, सेंटर में फिर क्या है? सेंटर में सेंटर है। नहीं, सन की पोजीशन तो फिक्स है ना, तो फिर वो तो एक ही जगह पे रहेगा, तो हम दो अलग अलग जगह पे कैसे मान सकते हैं? कब कहा ही नहीं मैंने, कहा दो अलग अलग जगह पे मानना है। मैंने तो ये कहा है किसी एक जगह पे मान लो, एक ही बात है। अगर आप यहाँ पे मान लोगे, इधर मान लोगे तो भी एक जैसा ही है। अगर आप इधर मान लोगे तो बात तो एक ही है। अगर किसी चीज को सीधा करके देखो और उल्टा करके देख लो, इट इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग, है ना। तो फिर आप सेंटर में क्यों नहीं मानते? सेंटर में होता ही नहीं, इसीलिए नहीं मानते। ओके सर।
बेसिकली किसी चीज को घुमाने के लिए हम तो बड़ी सिंपल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं कि सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स सन का ही लग रहा है। अब मुझे ये बताओ, अर्थ जब घूम रही है तो क्या अर्थ पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स सन का है? मून का भी। काफी सारी चीजों का है, मून का, मरकरी, वीनस, ये सब भी तो है। तो यस इनका सर। नेट इफेक्ट होता है बेटा। अगर सिर्फ सन का ग्रेविटेशनल फोर्स होता ना तो पाथ सर्कुलर होता ये, ठीक है ना। तो सर्कुलर पाथ को फॉलो करता, लेकिन सर्कुलर एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं होता, थोड़ा सा एलिप्टिकल शेप का होता है। ओके सर। और चीजों की भी ग्रेविटी है, बहुत सारे फैक्टर्स और भी मतलब इसको चेंज करते हैं। चलें जी आगे। Yes, sir. The square of time period is directly proportional to the cube of the radius of the orbit. ये लॉ है बेटा। अभी आपको याद आ जाएगा कि ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। न्यूटन ने इस लॉ का यूज किया था ये बनाने के लिए, याद है ये वाला फॉर्मूला, 2π/√gm r⁻³ क्या ये चीज सेम है? यस सर। Yes, sir. ये केपलर ने बताया था पहले। न्यूटन ने इसका एक्चुअल में हमने क्या किया, हमने पहले ये पढ़ा, ठीक है ना, कि ये फोर्स होता है, उसको mv²/r के इक्वल किया और फिर उससे टाइम पीरियड निकाला। एक्चुअल में हुआ था उल्टा, पहले ये आया था फिर उससे ये बना था, मतलब उससे gm1m2/r² न्यूटन ने बनाया था। समझ पा रहे हो? एक्चुअल में रियल लाइफ में उल्टा हुआ था, क्योंकि केपलर ने पहले दे दिए थे लॉ, तो उसके बाद न्यूटन ने केपलर के लॉज का यूज करके, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या गैलीलियो के कुछ सिद्धांतों का यूज करके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया था। मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने काफी कामों को इकट्ठा किया था, जिसकी वजह से उसने जो है मतलब ये चीजें बनाई थी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्योरली ग्रेविटेशन का श्रेय हमें न्यूटन को ही देना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। और लोगों ने भी काफी काम किए थे, लेकिन बस ये है कि उनके नाम थोड़े से न्यूटन के आगे दब जाते हैं, बस बात इतनी सी है। लास्ट टॉपिक है बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे मान लो ये हमारे पास मास है और ये दूसरा मास 1 kg मान लेते हैं, ये इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से इसको यहां तक लेके आना है, ठीक है जी, r डिस्टेंस तक लेके आना है, तो उसमें कुछ वर्क करना पड़ेगा भाई, है ना। वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit mass from infinity to a given point slowly। अब ध्यान से सुनो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई? -gm1m2/r होती है, बोलो। Yes, sir. अगर आपसे सिर्फ पोटेंशियल पूछा जाए, देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिनिमम 2 पार्टिकल्स चाहिए और पोटेंशियल के लिए सिर्फ एक ही पार्टिकल चाहिए। दूसरे पार्टिकल को आप यूनिट मास अज्यूम कर सकते हो, यूनिट मास मतलब 1 kg। अब जैसे मैं बात करूं, मैं अपने बॉडी पार्ट्स की बात करता हूँ या आपके बॉडी पार्ट्स की बात करता हूँ, दिमाग है ना, लंग्स है हमारे, किडनी है, इन सब का अपना अपना एक पोटेंशियल है। हम ये कहते हैं ना कि इस इंसान में बहुत पोटेंशियल है,
तो वो सब काम जब मिलके करते हैं तो उससे एनर्जी डेवलप होती है, उसे कहते हैं एनर्जी। अकेला अकेला पार्टिकल कभी भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी अकेले पार्टिकल से क्रिएट नहीं हो सकती, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। दो पार्टिकल्स होने चाहिए, उससे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो। लेकिन हाँ, सिंगल पार्टिकल का पोटेंशियल तो हो सकता है ना, पोटेंशियल तो हो ही सकता है, ठीक है ना। तो ये पोटेंशियल को हम पहली बात तो V से लिखते हैं, और इसमें हमें कुछ नहीं करना, m2 की वैल्यू 1 पुट करो। m2 की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा -Gm1/r, यही आएगा भाई, ठीक है ना। m1 Yes, की sir. जगह पे m रख लो, बस कुछ नहीं करना। दोबारा सुन लो, मैं ये कह रहा हूं कि इन्फिनिटी से किसी मास पार्टिकल को पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर यूनिट मास को इन्फिनिटी से लाना है, 1 kg के मास को इन्फिनिटी से लाना है, तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो पोटेंशियल है, बस यही बात। लिखो फटाफट, एक दो चीजें इसके बारे में और करेंगे, बस ये टॉपिक लास्ट ही है, तो बस 5-10 मिनट और लगेंगे, ठीक है। सर ये किसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है? करते हैं बात करते, चलें आगे। Yes, sir. तो देखो भाई, अक्सर में क्या हुआ है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, तो एक्चुअल में तो क्या है, ये तो यूनिट मास तो कहने की बात है। हम पोटेंशियल एनर्जी को अगर m2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाता है, ठीक है जी, -Gm1/r। तो ये किसका पोटेंशियल हुआ? ये पोटेंशियल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्योंकि दूसरे को तो बेटा 1 kg ही अज्यूम कर लिया हमने। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ किसका? मास m1 का, ठीक है जी। ये मास m1 का पोटेंशियल हुआ है, ना कि m2 का, क्योंकि m2 को तो 1 kg मान चुके हैं, उसको तो हमने पोटेंशियल एनर्जी से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो m2 से डिवाइड कर दो पोटेंशियल एनर्जी को, या फिर m2 को 1 kg पुट कर दो, एक ही बात है, ठीक है ना। m2 से डिवाइड करना या m2 को 1 kg पुट करना, इट इज ऑल टुगेदर सेम थिंग, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही केसेस में उसको पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कहा जाएगा, है ना, पर यूनिट मास, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय मास कह दो या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास कह दो, दैट इज ऑल टुगेदर द सेम थिंग। और ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है भैया? स्केलर, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी है। और अगर इसके यूनिट्स किसी को पता करने हो तो यूनिट्स भी आसान है। पोटेंशियल एनर्जी को मास से डिवाइड करके आता है ये, तो जूल पर केजी हो जाएंगे इसके यूनिट, ठीक है ना। इसके यूनिट क्या होंगे? जूल पर केजी। बस एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर बोलना भाई इसका, क्वेश्चन नंबर याद है किसी को? तो मैं देखूं। Sir, 9. नहीं, 10. Sir, 10. 10, ठीक है। तो आपको बताना है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट ओरिजिन। मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। डायग्राम ये है,
ये ओरिजिन है, इससे 1 मीटर की दूरी पे एक मास रखा हुआ है, फिर से एक दूसरा मास रखा हुआ है 2 मीटर की दूरी पे, फिर एक और मास रखा हुआ है 4 मीटर की दूरी पे, एंड सो ऑन। समझ गए? तो पोटेंशियल बताओ। हाँ जी, करो भैया फटाफट, बस लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फ्री हो आप, खत्म हो गया चैप्टर पर। करो करो करो, 2 मिनट है बस आपके पास। हाँ जी भूमि, सही है बेटा, एब्सोल्युटली राइट। कल हम शुरू करेंगे बेटा एरर्स। एरर्स भी आपका पड़ा हुआ है पहले से, तो कल हम एरर्स करेंगे। सर एरर्स के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस लगेगी इसकी रोटेशनल की, या टर्म 2 का शुरू हो जाएगा? देख लेंगे बेटा, मतलब जैसा भी करना होगा, पहले एक्स्ट्रा लगा लेंगे। पहले ग्रेविटेशन जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशन का कर लेंगे पहले कंप्लीट, है ना, ऐसा कर सकते हैं। ओके सर। देख लेंगे जैसा भी फिजिबल होगा उस हिसाब से। आर्यन सही है बेटा, राघव, आदित्य, रिधि रॉन्ग आंसर। ओरिजिन पे पोटेंशियल निकालना है, फॉर्मूला होता है -gm/r, तो -gm, r की वैल्यू 1, ठीक है ना, सही है ध्रुव जी, लेकिन कैपिटल लिखो। तो दूसरे मास का बेटा -gm/2 है डिस्टेंस, तीसरे मास का -gm/4 है, फिर अगले मास का -gm/8 एंड सो ऑन। हाँ जी अक्षांश सही है, तो -gm कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा 1 + 1/2, 1/4, 1/8। क्या आपको पता चल रहा है कि ये इनफाइनाइट जीपी बन गई? ये Yes, बड़ा sir. फेमस क्वेश्चन है भाई, है ना, खास करके स्कूल के पर्सपेक्टिव से ये स्कूल वाले डाल देते हैं, तो मतलब मैंने काफी बार देखा है, काफी स्कूल के पेपर्स में देखा है। तो ए पहले टर्म अपॉन 1 - r कॉमन रेशियो, ठीक है ना, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये -2gm बन गया, यही हमारा आंसर। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी को? ठीक है जी, तो आप सभी को मुबारक हो, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, और कल हम एरर्स करेंगे, और फिर एरर्स करने के बाद हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। 2-3 दिन हमारे, 3-4 दिन एरर पे भी लगेंगे, तो उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ठीक है जी, आप अपनी पढ़ाई करो, जिनके पेपर वेपर भी हैं, तो रोटेशन और ग्रेविटेशन ये तो मतलब हमने पूरे स्कूल लेवल के हिसाब से ही करे हैं, तो सारा करना है आपको, ठीक है ना, जो भी मैंने पढ़ाया है, सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी। उससे पहले वाले चैप्टर्स के मैंने आपको टॉपिक भेज रखे हैं, जिन लोगों के अभी स्कूल के एग्जाम नहीं हुए, ठीक है ना, तो वो टॉपिक छोड़ के बाकी सारी चीजें आपको करनी है। तो बस यही चीजें हैं, ठीक है, तो बाकी तो फिर सर हाँ जी बोलो। सर, दो सैटेलाइट्स अर्थ से अगर सेम डिस्टेंस पे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होगी ना, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सर तो फिर दो सैटेलाइट स्पेस में कोलाइड कर ही नहीं सकते, स्पेस में कोलाइड ही नहीं कर मतलब सकते। बिल्कुल कोलाइड नहीं कर सकते, बट थोड़ा सा इफेक्ट यार डल जाता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी तो होती है उनमें, समझ लो, हम तो सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी कंसीडर कर रहे हैं, और चीजों की भी तो ग्रेविटी होती है,
सन की होती है, कई बार और भी चीजें आसपास घूम रही होती हैं, तो फैक्टर्स बड़े हैं। हाँ, अगर आप सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी कंसिडर करो तो दो सैटेलाइट कभी कोलाइड नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेम वेलोसिटी से घूमते रहेंगे, तो दूरी उनके बीच में सेम बनी रहेगी। ठीक है जी, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। Thank Thank you, you, sir. sir.